हेलो स्टूडेंट, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र विषय के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या हम कहें कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी एग्जाम में लगभग 5 नंबर का इस पे प्रश्न आता है। हाई स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि फसल की खेती के अंतर्गत आपका जो पोर्शन लिया गया है, कल्टीवेशन ऑफ पैडी या धान की खेती। तो हम आज के इस टॉपिक में समझेंगे कि धान की खेती के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको विस्तार पूर्वक समझना बहुत जरूरी होता है, किस क्रम में धान की खेती की जाती है, धान की खेती के अंदर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि इसकी फसल को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो सबसे मैं पहले शुरुआत करना चाहूंगा इसके वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम के द्वारा। यदि हम बात करें धान के बारे में, तो धान का जो वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम है वो होता है ओराइजा सटाइवा। फिर हम बात करेंगे कि धान को पौधों के अंतर्गत किस फैमिली में या किस कुल के अंतर्गत रखा गया है, तो ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत इसको रखा गया है। ग्रेमिनी पौधों का ऐसा कुल है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न जैसे गेहूं आदि को भी रखा जाता है। फिर हम बात करते हैं हमारी पैडी या धान के बारे में कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है और इसके बारे में इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है। धान की फसल के अंतर्गत इसकी उत्पत्ति मीन्स इसकी ओरिजिन और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ओरिजिन की हम बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट या अलग अलग वैज्ञानिकों के धान की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे अलग अलग व्यू हैं। बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग ओरिजिन के पॉइंट बताए हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट डी कंडोले हैं उनके हिसाब से भारत की यदि बात करें तो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इसके ओरिजिन पॉइंट को माना जाता है, जबकि कुछ दूसरे वैज्ञानिकों के अनुसार चाइना, इंडो चाइना और बर्मा के अंतर्गत जो है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमको उत्पत्ति के संदर्भ में मिलती है। फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे विश्व के अंदर या हम बात करें हमारे इंडिया की कि धान का एरिया कितना है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, उसका क्षेत्रफल और हमारे भारत के अंदर खाद्यान्न की जो भूमि है वहां पर उसका वितरण किस प्रकार है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टेट बताना चाहूंगा। यदि मैं बात करूं पूरे देश की, हमारे पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में लगभग जो खाद्यान्न की खेती की जाने वाली जो युक्त भूमि है, जहां पर हम देखें बात करें गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है, ज्वार की होती है, जितने भी खाद्यान्न है, सीरियल्स है, उनकी खेती होती है लगभग 128 मिलियन हेक्टेयर में। अब सबसे खास बात आप यहाँ पे ध्यान देना, इसमें से धान की खेती का यदि स्पेस निकालें तो लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ धान को ही बोया जाता है। यदि उसको मैं थोड़े से और सिंपल भाषा में समझा दूं तो हमारी पूरी भारत की जो कृषक भूमि है लगभग 1/3 मीन्स 1/3 लगभग 31% भूमि का ऐसा हिस्सा है जहां पर खाद्यान्न के रूप में धान की खेती की जाती है, जिसको आज हम समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष पर एनम इसका प्रोडक्शन कितना होता है, प्रतिवर्ष इसका उत्पादन कितना होता है। तो लगभग 42 मिलियन टन धान जो है वो हमारे भारत में प्रतिवर्ष उत्पादित की जाती है या उसकी ईल्ड या उपज हमें प्राप्त होती है। फिर मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ का, आपने नाम सुना होगा, पहले जो मध्य प्रदेश के साथ में इंक्लूड था छत्तीसगढ़, जिसको हम जानते हैं कि भाई धान का कटोरा नाम से उसकी संकेत दी जाती है। छत्तीसगढ़ का जैसे नाम हमारे दिमाग में आते हैं तो हम धान की कल्पना करते हैं, चावल की कल्पना करते हैं। थोड़ा सा कुछ स्टेट जो है स्टैटिक्स हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में समझ लें। लगभग 58,04,0540 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर धान की खेती व्यापारिक स्तर पर की जाती है। फिर हम इस खेती के अंतर्गत अगले बिंदु पर बढ़ेंगे तो किस प्रकार की जलवायु या क्लाइमेट ऐसी है जो कि धान की खेती को फेवर करती है। ऐसी कौन सी जलवायु जो कि उसके पौधे के बढ़ने के लिए, उनके अनाज या दानों के पकने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें सपोर्ट करते हैं। तो किस प्रकार की क्लाइमेट जरूरी होती है, तो धान जो कि नम एवं गर्म जलवायु का एक पौधा या एक फसल मानी जाती है। अब इसमें दो अलग अलग पॉइंट हम तापमान के संदर्भ में बात करेंगे कि पौधे की बढ़वार के लिए, मतलब जब हम रोपे को बोएंगे तो उसकी बढ़वार
कितने तापमान पर होगी, और जब वो रिपेनिंग पर आएगा, पकने पर उसमें अनाज दाना जो है बैठेगा, तब वो कितने ताप पर उसके पकने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट है कि धान की फसल है उसकी बढ़वार के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत जरूरी होता है। यदि बात करूं जैसे जैसे पौधे की विकास उसकी वृद्धि होती जाती है, तब उसके अंदर रिपेनिंग या पकने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे इसी क्रम में मैं बात करूंगा किस प्रकार की सॉइल। हम जानते हैं हमारे भारतवर्ष में अलग अलग खेती युक्त करने के लिए डिफरेंट टाइप की डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, अलग अलग प्रकार की मृदाएं होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है। लेकिन स्पेशली ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि धान की पैदावार को सपोर्ट करती है? तो यहाँ पर बात करूं, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई धान की उपज या उसका उत्पादन उस जगह पर किया जाता है जहां पर देखते हैं कि भाई पानी से भरे हुए खेत होते हैं। तो ऐसी जमीन जो कि पानी को अधिक से अधिक मात्रा में रोक सकती है, अपने अंदर उसको होल्ड कर सकती है, अधिक पानी को रोकने वाली जमीन उसको सपोर्ट करती है। खासकर इसमें चिकनी मिट्टी और मटियार जमीन या चिकनी जो मिट्टी होती है उसका खास इंपॉर्टेंस होता है। अब हम धीरे धीरे आगे बात पढ़ेंगे कि भाई मेन वैरायटीज कौन कौन सी है, धान की अलग अलग फसल कौन कौन सी होती है। यहाँ पर 3 कुछ पॉइंट मैंने ऐसे बताया जो कि समय के ऊपर डिपेंड है। भाई हम देख रहे हैं कि धान की कुछ वैरायटीज ऐसी है जो कि 100 से कम दिन में पक के तैयार हो जाती है। उनके कौन कौन से नाम, 2 नाम कोई से भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि कलिंगा 3, क्या बता रहे हैं इसके बारे में कि लगभग 90 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। फिर हम बात करेंगे पूर्वा, जो कि लगभग 95 दिन में इसकी फसल हमको प्राप्त हो जाती है। आगे क्यों बढ़िए, जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा भाई 100 से 200 दिन में पकने वाली फसल कौन है। यहाँ पर मैंने बहुत 2 इजी एग्जाम्पल जो आसानी से आप याद कर सकते हो, साकेत 4 और कावेरी। फिर क्या हुआ, समय और आगे बढ़ सकता है तो उसके हिसाब से अलग वैरायटीज को इंप्रूव किया गया है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा। 120 से 140 दिन में पकने वाली और देर से पकने वाली प्रसाद IR8 और IR24, कृष्णा है, उसके बाद कृष्णा रत्ना के बाद पंचधान 4 ऐसी है। इसके बाद बच्चों खासकर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन सी धान की ऐसी फसल या ऐसी किस्में जो कि इम्प्रूव्ड है, मतलब उन्नतशील किस्में, तो उसमें आप 4 याद कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मैंने और इजी कर दिया है, साकेत 4, सफरी 17, IR29 और IR8। अब हम बात करते हैं धान की खेती, या हम देख रहे हैं कि पेडी कल्टीवेशन। इसके क्रम में हम बात करेंगे पौधे तैयार कैसे किए जाते हैं, उसके रोपे तैयार किस प्रकार किए जाते हैं। इसको हम कहते हैं राइजिंग ऑफ सीडलिंग। हम जानते हैं कि यदि हमको सबसे पहले धान की फसल के अंदर रोपे या पौधे तैयार करना है तो हमको खेत का एक छोटा हिस्से का चयन करना पड़ेगा जहां पर हम नर्सरी का निर्माण करेंगे। सभी लोग जानते होंगे नर्सरी, सभी लोग अवगत होंगे। छोटे हिस्से के अंदर हम उसका एक एरिया लेकर हम वहां पर रोपे तैयार करते हैं, उसको हम नर्सरी कहते हैं। तो इसको मैंने एक पूरे क्रम में बताया जिससे कि आपको याद करने में और समझने में उसका आसानी होगी। तो खेत के छोटे से हिस्से में हमको अलग भाग बांट कर नर्सरी का निर्माण कर लेना है। नर्सरी का निर्माण करने के बाद उस भूभाग के अंदर, उस एरिया के अंदर आपको पानी भर देना है। हमने भी देखा है कि भाई धान की फसल एक ऐसी फसल है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली सॉइल के अंदर सपोर्ट करती है। ऐसी भूमि जहाँ पर अधिक से अधिक पानी रुकता है, तो उस नर्सरी का निर्माण करने के बाद उस भाग में हम पानी को भर देंगे। पानी को भरने के बाद उस खेत की हम अच्छे से जुताई कर देंगे। जुताई करने अगली स्टेप क्या होती है कि भाई पाटा लगाकर हम पूरे खेत को अच्छे से समतल कर दें। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हम अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन, जिनको हम कृषि की भाषा में कृषि क्यारी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्यारी का निर्माण करेंगे। क्यारी का एक स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर बताया गया, लगभग 8 × 1.25 वर्ग मीटर की हमको छोटी छोटी क्यारियों के अंदर इनके रोपे या इनके सीडलिंग तैयार करना है। अब क्यारी के अंदर जो मिट्टी, वहां पर हमको थोड़ा सा केमिकल ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे रोपे या पौधे की जो बढ़वार है वो अच्छे से हो सके। यहाँ पर मेरी बात करूं नाइट्रोजन स्रोत के मामले, जैसा बात भी नाइट्रोजन की किसी मिट्टी के अंदर कमी तो क्या करते हैं हम यूरिया का या फिर अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम धान की फसल में इन्हीं केमिकल का यूज करेंगे, लगभग 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट, जो कि नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में काम करेगा। यदि आपके पास अमोनियम सल्फेट अवेलेबल नहीं है तो आप इसके प्लेस पर 500 ग्राम यूरिया का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ लगभग 500 ग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब फास्फेट
हमारे जो नाइट्रोजन फास्फेट वाले उर्वरक होते हैं उसके अंदर देखते हैं कि भाई सिंगल सुपर फास्फेट होता है, डबल सुपर फास्फेट होता है, डीएपी होता है। तो उन्हीं में से आपको सिंगल सुपर फास्फेट जो कि फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत है पौधे के लिए भी और मिट्टी के लिए भी, इन दोनों को आपको लेना है। और जहां पर आपने क्यारी का निर्माण करा है, खेतों के अंदर पौधे तैयार करने के लिए जो आपने छोटे सेक्शन बनाए वहां पर आपको डाल देना है और बीजों को वहां पर बिखेर देना है। बीजों को किस प्रकार बिखेरते हैं उसके विधि का आगे वर्णन करेंगे। नॉर्मली उसको हम छिटकवा विधि या बाल व्यासी विधि कहते हैं। उस प्रकार हम बीजों को वहां पर बिखेर देंगे और लगभग 20 से 25 दिनों के बाद क्या होगा, वहां पर आपके रोपे तैयार हो जाएंगे। एक रोपे का यदि हम साइज की बात करें तो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर के यदि आपके सीडलिंग या रोपे तैयार हो जाते हैं तो आगे उसको व्यापक स्तर पर उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए वो पर्याप्त होते हैं। फिर हम बात करेंगे भाई खेती करने के लिए हम प्रति हेक्टेयर या जमीन के अंदर बीज की दर कितनी ले, बीज हम कितने मिक्स करें। तो लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज हम जो है लगभग 20 किलो बीज 1 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई इसका जब हम कल्टीवेशन करेंगे खेतों के अंदर तो नॉर्मली कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे प्रचलित विधि की मैं बात यदि करूं तो मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में जो है संवर्धन या धान की कल्टीवेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि उपयोग की जाती है कि सबसे ज्यादा फेमस है, उसका नाम है बाल व्यासी विधि, जिसको हम ट्रांसप्लांटेशन इनसाइड भी अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। अब मैं यहाँ बात करूँ कि भाई बाल व्यासी विधि होती क्या है। बहुत नॉर्मल सी विधि है जिसको हम सामान्य भाषा में बीज छिटकने वाली विधि या बीजों को खेतों में बिखेरने वाली विधि कहते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम खेतों के अंदर आपने देखा कि भाई हमने खेतों के अंदर पानी भर दिया, उसकी जुताई कर दी, पाटा लगाकर खेत को समतल भी कर दिया और छिटकवा विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, बीजों को वहां पर स्प्रेड कर देंगे खेतों के अंदर या फील्ड के अंदर, उसको फैला देंगे। फैलाने के बाद क्या होगा, जमीन के अंदर उस बीज को सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, न्यूट्रिएंट मिलेंगे। देखा भी हमने अमोनिया का यूज करा, यूरिया का यूज करा, फास्फेट का यूज करा, ये सभी कारक जो है उसके अंकुरण को प्रभावित करके वहां पर सीड को जर्मिनेट करेंगे और आफ्टर जर्मिनेशन क्या होंगे, वहां पर रोपे या हमारे धान के पौधे तैयार हो जाएंगे। लगभग 6 सेंटीमीटर के जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उनको आगे फिर खेतों के अंदर लगाया जाता है पंक्तियों में। अब क्या होगा, जब पौधे तैयार होने के बाद हल चलाकर हम व्यासी कर देंगे। अब इसमें एक समस्या क्या आती है, कभी कभी कुछ रोपे उखड़ जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, जो रोपे उखड़ जाते हैं उसको आप फिर से वहीं पर जमीन पर गाड़ के लगा सकते हैं। और देखते हैं कुछ स्थानों पर क्या होता है कि बहुत सारे रोपे एक घने एक समूह के रूप में उगाते हैं, तो वहां से हम रोपे को अलग अलग करके पंक्ति के रूप में लाइन में लगा सकते हैं। इसी को सामान्य भाषा में छत्तीसगढ़ में प्रचलित विधि के नाम से जाना जाता है, दैट इज बाल व्यासी विधि। परीक्षाओं में बाल व्यासी विधि के बारे में अलग से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर इसको आपको बताना है। ये रहता है कि भाई व्यासी करने के बाद पौधों को जगह जगह आपको रोप देना है, ठीक होगी बात। अब सबसे कॉमन चीज आज हम देख रहे हैं कि भाई हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे ज्यादा एक जो बड़ी समस्या कृषि वैज्ञानिकों के सामने, उत्पादन करने वाले कृषक के सामने आ रही है, वो है डिजीज और बीमारियों की। किस प्रकार बीमारियों से पौधे को बचाया जाए। लगभग 90% खेतों के अंदर जो रोग लगते हैं वो कवक के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। हम बात करेंगे कि भाई धान का हम जो कल्टीवेशन देख रहे हैं वहां पर कौन कौन से रोग जो है हमारी धान की खेती को प्रभावित करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि परीक्षाओं में अलग से नाम से पूछी जाती है, फर्स्ट है खैरा डिजीज और दूसरी है झुलसा रोग, जिसको इंग्लिश में ब्लाइट डिजीज कहा जाता है। दोनों ही ऐसी बीमारी है जो कि जीवाणु जनिक है, अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा धान के पौधे में कॉज होती है। अब यहाँ पे मैंने बहुत कम शब्दों में आपको पूरा समझ में आएगा कि भाई खैरा रोग क्या होता है। जब धान की फसल के अंदर जिंक की कमी हो जाती है, जस्ते की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, उनकी जो पत्तियां हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में उनके ऊपर येलो कलर के स्पॉट, पीले रंग के धब्बे बनते हैं। धीरे धीरे समय आगे जाता जाता है, जब बीमारी का विस्तार और अधिक हो जाता है तो ये पीले धब्बे जो होते हैं वो ब्राउन या कत्थई कलर के स्पॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ पौधे की लंबाई छोटी हो जाती है, उनके अंदर कल्लों की संख्या कम हो जाती है, दाना छोटा पड़ जाता है। सीधी सी बात है, वहां पर उत्पादन पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इस कमी को दूर कैसा करें, इस बीमारी को रिजॉल्व या नियंत्रण करने के हमें कुछ जरूरी है, तो लगभग 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप सल्फेट के छिड़काव कर सकते हैं, तो बहुत हद तक इस बीमारी से हम पौधे को बचा सकते हैं। फिर बात करूंगा ब्लाइट डिजीज या झुलसा रोग।
जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, जीवाणु जनिक रोग है। इसमें क्या होता है, पत्तियों के किनारे से ये बीमारी पकड़ना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे पत्तियों के किनारे जो है वो सूखने लगते हैं। इसका भी उपचार की बात करूं तो लगभग 50-500 ग्राम बॉटेक्स जो केमिकल होता है उसको आपको 500 लीटर पानी के अंदर घोलकर उसका छिड़काव यदि करेंगे तो पौधों को इस बीमारी से बचा सकता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में हमारे इस टॉपिक के अंदर 12th एग्रीकल्चर का जो हमारा विषय है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग क्वेश्चन के अंदर हमने धान की खेती या कल्टीवेशन ऑफ पैडी को समझा। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा, टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।